जय हिंद टू यू ऑल गाइस। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका एसएससी बी में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीक में आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, आज भी मैं आपके लिए 4 से 5 ऐसी न्यूज़ लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, चाहे आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप एचएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। वहां पे मैंने क्या करा है कि पर्टिकुलर एक हेडलाइन ली है और साथ साथ मैंने उसके डीप फैक्ट्स पे वहां पे उसको जोड़ा है। तो गाइज, ये हमारा जो करंट अफेयर होगा, ये बेसिकली आज का ही होगा, हिंदी में सेशन होगा। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में बीच बीच में बताता रहूंगा वो वर्ड्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, सबसे पहली जो हेडिंग आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने एक तरीके से मेजबानी करेगा एनएसए मीटिंग्स की। एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग होने वाली है भारत में, यानी कि भारत ने इस पे जोर दिया। भारत ने बोला कि आपको ये मीटिंग करवानी चाहिए, तो इसमें यूएस, रशिया, जैसे पाकिस्तान को भी पहली बार न्योता भेजा है। तो पाकिस्तान को 2016 के बाद किसी एक बड़ी मीटिंग में आने का एक तरीके से न्योता मिला है भारत की तरफ से। तो वो यही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वो है हमारे एक तरीके से अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल पूर्व आईपीएस थे, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस के ये सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत की तरफ से ये पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में जाकर इन्होंने कुछ ऐसी सूचनाएं ली जिससे हमारे देश की सुरक्षा को मदद मिली। तो काफी ऐसे इनके कार्य हैं जिनके कारण इनको आज भी जेम्स बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये मुद्दा, किस मुद्दे पर भारत ये चाह रहा है कि हम नेशनल लेवल की, जो इंटरनेशनली हम लोग करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, उसका मुद्दा क्या होगा। तो भारत काफी गंभीर है अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। तो अफगानिस्तान का मुद्दा यहाँ भारत लेकर आएगा कि क्या आगे करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकार बन चुकी है, किस तरीके से वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दिखावा हो रहा है। तो उन सब के मुद्दों पर भारत इस मीटिंग पे बात करने जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, इनकी बैठक होगी। तो ये जो बैठक होगी, इनको जो हेड करेगा हर देश के जो आएंगे, जिनको बुलाया है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जिनका मतलब सिक्योरिटी में, वर्ल्ड सिक्योरिटी में और वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे आपका रशिया हो गया, तो वहाँ पे उन लोगों को बुलाया है। तो इसकी मेजबानी, यानी कि इसकी चेयरमैनशिप है एक तरीके से, कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा। तो भारत इसकी क्या करेगा? मेजबानी भी करेगा। और अभी आपको पता है इस बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे, चेयरमैनशिप, वो होंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अजीत डोभाल जी को। ये है हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए अगला देख लीजिए। अब ये बहुत ही एक तरीके से मैं ये बोलता हूँ दुखद इंडेक्स सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का जारी हो चुका है। इस 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुल मिलाकर 116 देशों के लिए, 116 जो देश थे, इसकी रैंकिंग जारी की गई। और इसमें भारत की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब आई, इसमें हम बोल सकते हैं 101। भारत केवल 15 देशों से ही आगे। वो 15 देश कैसे? जैसे अफ्रीका के हैं, जैसे कि साउथ सूडान हो गया, ठीक है, और वहां पे एक तरीके से जो सोमालिया हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो अभी भी गृह युद्ध झेल रही हैं। तो सिर्फ उन्हीं से ही भारत आ गया, जैसे कि आपका सेंट्रल डेमोक्रेटिक एक तरीके से रिपब्लिक, डीपीआर। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ ही ऐसी कंट्री हैं जिससे भारत आगे, सिर्फ 15 कंट्रीज से। और यहाँ पे दुखद बात और एक और है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत से इसमें आगे है। तो भारत में स्थिति इतनी खराब क्यों है, ये एक विचार का विषय है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है कि हमने क्या करना है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो खाना है, फूड है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं वो किसी को मिल भी नहीं पा रहा है। तो भारत की स्थिति को देखते हुए क्या करा है, जो हमारा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, भूखमरी सूचकांक जिसको बोलते हैं, उसमें हमको 101वां रैंक मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां पर भूख की समस्या को काफी गंभीर रूप से पहचाना गया है। भारत में भूखमरी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आंकी गई है। अब ये जो पिछले साल ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी
इसमें भारत को 94 स्थान मिला था, 94th रैंक भारत को इसमें प्राप्त हुई थी। यहाँ पे आपने चीज पे ध्यान देना है कि पिछले साल जब ये इंडेक्स जारी हुआ था भुखमरी सूचकांक, तो इसमें भारत को 94वां रैंक मिला था। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें पाकिस्तान को 92वां मिला है, नेपाल को 76वां मिला है, बांग्लादेश को भी 76वां मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत के पड़ोसी देश भारत से इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत ने सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है इस हंगर इंडेक्स का, तो वो आप ये मान सकते हो कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या के तहत कोई नीति नहीं है, और यहाँ पे जो फूड सेफ्टी एक्ट है वो इतना कारगर नहीं है कि वो सभी के लिए एक तरीके से खाने को पर्याप्त मात्रा में दे पाए। खाने का वेस्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। चलिए अगला देख लीजिए, भारत छठी बार क्या बनता है, यूएनएचआरसी का सदस्य बनता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। पहले ये मानवाधिकार आयोग था, कमीशन था, अब ये काउंसिल हो चुका है, परिषद हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत छठी बार इसका सदस्य बना। तो इस सदस्य जो बनते हैं, तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो ये सदस्य होते हैं इसके केवल 47 होते हैं। इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो मत, यानी कि इसके ऊपर वोट देना पड़ता है, तभी जाकर वोटिंग के आधार पर ही चुने जाते हैं। तो यहाँ पर 2 साल के लिए भारत को दोबारा से यूएनएचआरसी का मेंबर चुना गया है। अब ये जो चुनाव होता है ये संयुक्त राष्ट्र की जो गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली होती है ना, जो महासभा होती है, उसमें ही ये जो मेंबर्स होते हैं इनका चयन किया जाता है। तो भारत को दोबारा से छठी बार इसकी सदस्यता मिली है। तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, यानी कि यूएनएचसीआर है, इसमें केवल 47 देश ही शामिल होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन है ये 193 देशों का एक समूह है, जिसमें जो 193 जो देश था वो था साउथ सूडान। ठीक है, 193 देशों का एक समूह है, जिसमें एक इसका पार्ट है यूएनएचआरसी का। तो ये यूएनएचआरसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। यूएनएचआरसी का आपको जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, जिसमें कुल 47 देश होते हैं। अब इस परिषद का गठन 2006 में किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2006 में इसका गठन किया गया था। ये ह्यूमन राइट काउंसिल क्या होता है कि जो वर्ल्ड में जो लोग हैं उनके अधिकारों को देखना, उनके अधिकारों को समझना कि किस प्रकार से वो देश उनके नागरिकों को अधिकार दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को कम करा जा रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर जो स्थिति है वो यूएनएचआरसी को एक तरीके से दी जाती है, और यूएनएचआरसी वहाँ पे जो रिपोर्ट जारी करता है उसके आधार पर ही एक तरीके से उस देश पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे कार्य उनको बोला जाता है कि आप अपने नागरिकों को ये अधिकार दो, वहाँ पे आपके नागरिकों को ये अधिकार नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है गाइस कि राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं। आपको पता है हेड कोच क्या होता है, पहले सिर्फ एक ही कोच हुआ करता था जो बैटिंग बॉलिंग दोनों देखता था, लेकिन आज की डेट में आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ये तीनों के आपको कोच देखने को मिल जाएंगे, और इन तीनों में से सबसे हेड कोच कौन होगा, राहुल द्रविड़। अब वर्तमान में अभी हमारे रवि शास्त्री हैं, ये आपको पता है। ठीक है, रवि शास्त्री जी T20 जो हमारा वर्ल्ड कप होगा इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, भारत के कोच नहीं रहेंगे। इसके बाद राहुल द्रविड़ को भारत का कोच बनाया जाएगा। अभी जो राहुल द्रविड़ जी हैं ये इससे पहले आपको पता है ना T20 जो हमारी अंडर 19 की होती है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, अंडर 19 की वर्ल्ड कप की टीम के कोच थे इंडिया ए से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भारत में आए, जैसे कि सुरेश रैना, मोहम्मद क्या, ठीक है, जादव। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो टीम है ए है, इंडिया टीम ए, ये सीनियर टीम है। इंडिया टीम ए एक होती है अंडर 19 टीम, ये अंडर 19 टीम के अभी आपको पता है उन्मुख चंद जो कि कैप्टन थे 2012 में, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप अंडर 19 जिताया था, उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर 19 टीम के भी रह चुके हैं और इंडिया टीम ए के भी ये कोच रह चुके हैं। इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है। तो बीसीसीआई ने अगले 2 वर्षों के लिए 2022 से 24 तक के लिए इनको एक तरीके से 2023 तक के लिए कराया, 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 और 23 इनका चलेगा, मतलब कि 2022 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होना है वैसे तो 2022 का पूरा और 2023 का पूरा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो 2 साल के लिए इनसे करार किया है, जिसमें इनको 10 करोड़ रुपए इनको ऑफर किए गए हैं। अब ये इससे पहले टीम इंडिया ए और अंडर 19 के भी कोच रह चुके हैं, इनको द वॉल के नाम से जानते हैं और ये भारत के लिए 344 वनडे मैच खेल चुके हैं।
ठीक है। और आपको पता है रवि शास्त्री 2017 से क्या थे, इंडिया के कोच थे। अब उनको उनकी मेजबानी में भारत ने कोई भी आईसीसी के ट्रॉफी अपने अपने मतलब एक तरीके से उसको नहीं जीता, ठीक है। तो यही एक कारण रहा कि रवि शास्त्री को हटाया जा रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत बड़ा था, एक तरीके से 2017 से 2021 तक उनका रहेगा। अब आगे जाने की ये बात यह है कि अभी तक जो ये करार करा है, मात्र ये करार 2 साल का, जिसे एक्सटेंड करा जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली ने दुबई में जाकर, जब वहां पे T20 का एक तरीके से फाइनल हो रहा था, तो T20 के फाइनल आगाज के बाद ही राहुल द्रविड़ से बात करी है, और इस बात का राहुल द्रविड़ ने भी समर्थन किया है कि हाँ मैं अब क्या करूंगा, इंडिया की टीम को कोच करूंगा। ये बात वहां से भी फाइनल हो चुकी है। तो 10 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। ये भी आपका आ सकता है, द वॉल के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक कानून आया है जिसे हम बोलते हैं एबॉर्शन बिल, एबॉर्शन एक तरीके से एक्ट बोलते हैं। तो इसका है गर्भ का चिकित्सीय समापन, समापन का मतलब होता है एबॉर्शन करना, संशोधन विधेयक 2021। अब पहले क्या होता था कि पहले अभी आपने देखा होगा कि 24 सप्ताह तक कोई भी महिला है, अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, अगर उसे कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकती है, एक तरीके से एबॉर्शन करवा सकती है। वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है, उसको डॉक्टरों का परामर्श लेना होगा। डॉक्टर बोर्ड वहां पे बैठेगा, उसको बताएगा कि हाँ आपका एबॉर्शन होना बहुत जरूरी है। वो लिख के देंगे कि हाँ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं इस व्यक्ति को या इस स्त्री को। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि 12 अक्टूबर 2021 को एबॉर्शन से संबंधित नए नियम जारी हुए हैं, जिसमें गर्भपात की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सप्ताह थे पहले, 20 सप्ताह तक आप गर्भपात करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ, विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, जिसे अब 24 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि अब 6 महीने तक कोई भी महिला है, अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है और उसके गर्भ में अगर कोई जीवन है, तो उस गर्भ को वो क्या कर सकती है, एबॉर्शन कर सकती है। अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है या फिर उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इस चीज को देख सकती है। लेकिन उसको डॉक्टरों की सलाह जरूरी है, उस मेडिकल रिपोर्ट उसे दिखानी होगी, तभी जाकर क्या होगा, एबॉर्शन होगा, ठीक है। अब नए नियम के अनुसार, ये जो नया नियम है हर महिला को नहीं है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने हो गए कोई भी नॉर्मल महिला जाती है, वो बोलती है कि मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ तो मुझे ये एबॉर्शन करना है, ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने यहाँ पे नए नियम में कुछ विशेष रूप में आने वाली स्त्रियों को जोड़ा है, जैसे कि मानसिक रूप से घायल हो गया, रेप विक्टिम हो गया, या फिर बाल विवाह, या फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति जो आंतरिक रूप से जिनका जो शरीर है वो उस काबिल नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए। तो यहाँ पर मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को दिया है, ठीक है। या ऐसे कोई बीमारी हो सकती है उस महिला को जो भ्रूण में कोई भी जो बच्चा है उससे रिलेटेड होगी, तो अभी भी उसका खतरा होने के कारण भी इसको आप क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक विकृति होने की आशंका, यानी कि अगर आपका बच्चा भ्रूण पैदा होता है, जो बेबी है, अगर उसके बाद कोई आपको मानसिक प्रॉब्लम होती है और अगर आपको उसका खतरा है, डॉक्टर परामर्श में लिखता है कि हाँ इसका ये बच्चा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे भी एबॉर्शन हो सकता है। तो सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकटग्रस्त क्षेत्र या आपदा स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से आपदा आई हुई है, ठीक है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ की महिलाओं को भी इस विशेष श्रेणी में रखा गया है। और अगर कोई महिला मानसिक रूप से पूरी ठीक है, हष्ट-पुष्ट है और वो जन्म देने के काबिल है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एबॉर्शन नहीं कराना होगा, नहीं तो वो कानूनन जुर्म है। अगला देख लीजिए, तो जो टीम इंडिया है इसमें क्या हुआ है, टीम इंडिया को नई जर्सी मिल गई है, ठीक है, टीम इंडिया को नई जर्सी मिल गई है। आपको पता है T20 जो हमारा चैंपियनशिप वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले ही इंडिया क्या करेगी, ये टीम जो जर्सी ऐसे पहन के खेलेगी। तो यहाँ पर आपको पता है UAE और ओमान में क्या होने वाला है, T20 का विश्व कप होने वाला है। अब इसकी शुरुआत होगी 17 अक्टूबर 2021 से, अभी यानी कि होने वाला हो गया है एक तरीके से, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भारतीय टीम का जो आगाज है 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। यानी कि 17 को तो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, डांस वांस होता है, जो भी होता है, जो सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद 24 अक्टूबर है हमारा, इसमें पहला मैच है भारत और पाकिस्तान का, जो आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैच भारत और पाकिस्तान जब होता है तभी देखा जाता है, ठीक है। ये जो नई जर्सी मिली इसका नाम लिखा है बिलियन चीयर जर्सी, बिलियन चीयर जर्सी आपके पेपर में आएगा 100%, बिलियन चीयर्स जर्सी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब ये जो बीसीसीआई ने क्या करा है, इस किट के ऊपर जो ये जर्सी है इसके ऊपर ना, जैसे मेरा लोगो है एग्जाम का, यहाँ पे 3 स्टार अगर लगाए थे, तो ये 3 स्टार
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो 3 स्टार हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं भारत के द्वारा जीते गए 3 विश्व कपों को, जिसमें से 2 वनडे फॉर्मेट में और एक T20 में। आपको पता है कि वनडे जो हमारा वर्ल्ड कप है वो भी धोनी के टाइम पे आया था, और जो हमारा T20 विश्व कप है वो भी धोनी के टाइम पे आया था। तो ये आपको पता है वनडे फॉर्मेट जो कि 1983 में हमने कपिल देव जो उस टाइम कप्तान थे, हमने तब जीता था। दूसरा हमने 2011 जो कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, जब वो कप्तान थे तब जीता था। और ये हमारा आएगा जबकि एक T20 फॉर्मेट, T20 जो हमारा वर्ल्ड कप है ये होता 2007 में, इसको भी हमने जीता है। जो 3 वर्ल्ड कप जीते हैं ना हमने, ये 3 स्टार उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। अब ये T20 विश्व कप है, ये यूएई में और ये ओमान में हो रहा है, ठीक है, यूएई और ओमान में हो रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट का मेजबान यानी कि करा कौन रहा है? भारत ही करा रहा है। भारत सिर्फ वहां पे करवा रहा है, ऑर्गेनाइजर क्या है? इंडिया ही है। तो आपने यहाँ पे यूएई और ओमान को ऑर्गेनाइजर नहीं मानना है, ऑर्गेनाइजर अभी यहाँ पे कौन है? इंडिया ही है। तो गाइस ये थे मेरी तरफ से, कोशिश करी है नहीं कि मैं आपको ज्यादा फैक्ट बता पाऊँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा मैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।